अच्छा बच्चों, आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 11 का थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हमने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ को देखने हैं, तो इसलिए ये लेक्चर एक शॉर्ट सा लेक्चर होगा। और हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। एक थे मेन पिगमेंट्स जिसको हमने क्लोरोफिल कहा था, और दूसरे थे एसेसरी पिगमेंट्स जो कि कैरोटीनॉइड्स होते हैं। और इनका जो कलर होता है एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ये येलो, रेड और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स होते हैं। और अब जो येलो कलर के होते हैं इसको हम जेंथोफिल भी कहते हैं। कैरोटीनाइड्स में जो येलो कलर है उसको हम जेंथोफिल कहेंगे, और जो रेड और ऑरेंज इसको हम कैरोटीन्स भी कहेंगे। किस कलर की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं ये भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। ब्लू वायलेट रेंज जो होती है उसको ये अब्जॉर्ब करते हैं, जो कि अदर देन क्लोरोफिल है। और शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आ सकता है कि इसको डिफाइन करें ना, पिगमेंट्स विच अब्जॉर्ब द लाइट एंड एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए विच इनिशिएट द लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स। इनका काम बच्चों ये होता है कि इन्होंने लाइट को अब्जॉर्ब करना है और अब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसफ़र कर देना है क्लोरोफिल बी को, और फिर क्लोरोफिल बी से वो लाइट ट्रांसफ़र हो जाएगी मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए के पास। तो कुछ साइंटिस्ट का बच्चों यही कहना है कि जो क्लोरोफिल ए है वो जस्ट मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी भी एसेसरी पिगमेंट्स में आ जाता है। तो इसलिए देखें यहाँ पर ये भी लाइट को आगे ट्रांसफ़र कर रहा है क्लोरोफिल ए को। तो ये हाई इंटेंसिटी की जो लाइट होती है उसको पहले खुद अब्जॉर्व करते हैं और फिर ये क्लोरोफिल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को फ्रॉम इंटेंस लाइट। उसके बाद बच्चों जो लाइट एनर्जी है, आपको पता है कि लाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो जो लाइट है, जो ड्राइविंग एनर्जी है, ट्रैवल किस फॉर्म में करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या वेव्स की फॉर्म में, जिसको हम रेडिएशंस भी कहते हैं, या ये बिहेव करती है एज ए वेव पार्टिकल्स शॉर्ट पैकेट्स की फॉर्म में भी, जिसको हम फोटॉन्स कहते हैं। विजिबल लाइट, दोबारा से वही बच्चों एमसीक्यूज आ गया कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 380 से 750 नैनोमीटर। और आगे भी एक एमसीक्यूज है कि जितनी भी लाइट फॉल होती है लीव्स पर, तो लीव्स क्या करते हैं? ओनली इसका 1% अब्जॉर्ब करते हैं, और जो रेस्ट होता है 99% इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये भी बच्चों एमसीक्यूज थे। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, कि ऐसा ग्राफ जो स्पेक्ट्रोमीटर से बनता है और जो ये बताता है कि कौन सा पिगमेंट किस कलर की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है, इसको हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर ऐसा ग्राफ जो इस चीज़ के बारे में बताए कि कौन सी लाइट फोटोसेंसिस के लिए इफेक्टिव है, उसको हम नाम देंगे एक्शन स्पेक्ट्रम का। डिफाइन को देखते हैं। ग्राफ शोज द रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू अब्जॉर्ब द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो एक्शन एक्शन का मतलब बच्चों यहाँ पर है फोटोसेंसिस। ग्राफ शोज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉर फोटोसेंसिस, कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट फोटोसेंसिस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको देखने को हम नाम देते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम का। तो बच्चों इसमें आपको ये भी एमसीक्यू जा सकता है कि कौन से कलर्स की जो लाइट्स होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो ये आप लोगों ने इधर मैं लिख देता हूँ कि जो ब्लू और रेड कलर, ये ऐसी लाइट्स हैं जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं फोटोसेंसिस के लिए। अच्छा, इसको एक्शन स्पेक्ट्रम को सबसे पहले ऑब्टेन किसने किया है? वो एक साइंटिस्ट जिसका नाम है TW एंगलमैन। इन्होंने 1883 में फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था, और एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है। और ये किस पे काम कर रहे थे? स्पायरोजायरा पर। स्पायरोजायरा भी बच्चों एक ग्रीन एल्गी को कहते हैं जो फिलामेंटस होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो रिपीट होने वाला है। इसके बाद जो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, और इसको हम एज ए फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन के बारे में आपको आइडिया है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलती है तो फिर फूड बनती है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो नो फोटोसेंसिस इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सिंपल सी बात है। अबाउट 10% फोटोसेंसिस टेरेस्ट्रियल प्लांट। हाँ, ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फोटोसेंसिस होती है वो ओनली 10% करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि जो लैंड वाले प्लांट होते हैं वो जस्ट 10% फोटोसेंसिस करते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो। इसका मतलब है कि 90% फिर कौन करता है? जो एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स होते हैं, जिसमें हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी पढ़े थे, एल्जीज वगैरह जो हैं, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, वो सारे के सारे जो एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स हैं वो 90% फोटोसेंसिस वो करते हैं। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? तो वो 3 वे से ले सकते हैं। या जो डिज़ोल्व फॉर्म में जो वाटर में होगी, वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में कहाँ से आई है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में रहती है। या फिर बाइकार्बोनेट्स वाटर में होंगे या कार्बोनेट्स, तो कहीं से भी तीनों में से किसी भी तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। एयर के अंदर कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.3 से 0.4% है। इंटर कैसे होती है प्लांट्स के अंदर? वो स्टोमेटा के जरिए। स्टोमेटा लीव का कितना एरिया कवर करते हैं? तो 1 to 2% एमसीक्यूज है ये भी बच्चों। स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं? जो गार्ड सेल्स की शेप के चेंज होने से। गार्ड सेल बच्चों आपको पता है कि इस शेप के होते हैं। तो जब ये इस शेप में आ जाएंगे, टर्जिड होकर, तो इसका मतलब स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। अगर ये इस शेप में आ जाएंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो इनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है बच्चों वो रिदमिक होती है।
रिदमिक का मतलब ये होता है कि एक ख़ास टाइम के बाद इन्होंने ओपन होना है और फिर क्लोज़ हो जाना है। तो इसको जब चेक किया गया तो बच्चों पता चला कि प्लांट्स के अंदर कुछ इंटरनल क्लॉक्स होते हैं जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग करवाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लांट को डार्क में भी रख दें, क्योंकि स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, डे टाइम, क्लोज कब होते हैं, नाइट टाइम। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको हम डार्क में भी रख दें तब भी अपने रूटीन के साथ ओपन और क्लोज होते जाएंगे। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।